तो क्लास 8 का एक चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सिविलाइजेशन द नेटिव ऑफ एजुकेटिंग नेशन। इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि ब्रिटिश ने कैसे कैसे इंडिया के राजा नवाबों के ऊपर कंट्रोल किया, बहुत सारी टैक्स पॉलिसीज बनाई। अब उससे रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उन्होंने जो भारत का एजुकेशन सिस्टम था उसको कैसे बदलने की कोशिश करी। तो एजुकेशन सिस्टम में उसने कैसे कैसे बदलाव किए वो पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। आज आप लोग पढ़ाई करते हो, फिर उस पढ़ाई का टेस्ट देते हो। इस आज से पहले ऐसा नहीं होता था। ये पूरा जो रोल है, जो पूरा आपका पूरा एक साल पढ़ाई करना, फिर उसके सारे सब्जेक्ट को मेमोराइज करना, फिर उसका टेस्ट देना, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ब्रिटिशर्स ने लेके आए थे। तो वो कैसे आया ये जानते हैं। हम लोग परेशान हैं कि रोज हर साल टेस्ट देना पड़ता है। तो आज हम जानते हैं कि उससे पहले जब ये रूल नहीं था तो कैसे पढ़ाई होती थी, एजुकेशन सिस्टम कैसे था, फिर उसके बाद क्या क्या चेंज आया, कैसे कैसे चीजें आई, वो सारी चीजें जानते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पकड़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो मेन नाम है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत एरिया में जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कंपनी के नाम से जानते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर एंटायर कंट्री। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना पूरा अधिकार, पूरी पावर फैला दी थी इंडिया कंट्री के ऊपर। ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली द टेरिटोरियल conquest and control over revenue, they had a cultural mission also। इस लाइन का मतलब क्या है बेसिकली, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की हर टेरिटरी पे कंट्रोल तो करना चाहते थे, पर साथ ही साथ अपना जो कल्चर है, अपना जो वेस्टर्न कल्चर है, जो उनके इंग्लैंड का जो कल्चर है, ब्रिटेन का जो कल्चर है, उसको भी आपके ऊपर थोपना चाहते थे। वो चाहते तो थे कि हर जो इंडिया की स्टेट है, जो भी रेवेन्यू है, जो भी टैक्स है, उन सब पे उनका कंट्रोल हो, पर साथ ही साथ आपका जो कल्चर है, आपका जो धर्म है, आपका जो एजुकेशन पॉलिसीज है, उन सब के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहते थे। They thought that they had a civilized the native and changed their custom and values। वो मानते थे कि उनका जो जीने का तरीका है, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो टेक्स्ट बुक है, उनकी जो पढ़ाइयां हैं, वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। अगर कोई भी इंसान इनकी फिलॉसफीज, इनकी टेक्स्ट, इनकी लैंग्वेज को सीखता है तो वो एक सिविलाइज्ड पर्सन हो जाता है। सिविलाइज्ड पर्सन कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं। और अनसिविलाइज्ड कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और ये मानते थे कि अगर वो अपना जो भी थॉट प्रोसेस है, अपनी जो पढ़ाइयां हैं, अपनी जो टेक्स्ट बुक है, अपना जो कल्चर है, अगर इंडिया के अंदर इंपोज कर देंगे, इंडिया के ऊपर थोप देंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो कि उनको वो अनसिविलाइज मानते थे। अनसिविलाइज बेसिकली जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये मानते थे कि जो इंडिया के लोग हैं वो अनपढ़ है, अनसिविलाइज्ड है, इनको ना खाने का तरीका है, ना बोलने का तरीका है। अगर बाय चांस वो इनके कल्चर को, इनकी फिलोसफीज को, इनकी बुक्स को, इनकी लैंग्वेज को अपने अंदर सीखने की कोशिश करते हैं तो वो भी सिविलाइज हो जाएंगे। अगर वो सिविलाइज होंगे तो पूरा नेशन क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड हो जाएगा। अब वो पढ़ते हैं उन्होंने कैसे कैसा करना शुरू किया। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अंग्रेजों के हिसाब से एजुकेशन कैसी थी। उसमें जो पहला प्राइम टॉपिक है वो है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। पहले इस शब्द को समझो, ओरिएंटलिज्म का मतलब समझो। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है जब हमें हमारी ही कल्चर, हमारे ही हेरिटेज और हमारे ही पास्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे इस समय हमारी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, अवधी थी, पर्शियन थी, वो लैंग्वेज हमें सिखाई जाए। हमें भारत का कल्चर पढ़ाया जाए, भारत के अंदर क्या क्या हुआ, हमारी ग्लोरी क्या थी, पास्ट में हमने क्या क्या अचीव किया, कैसे हमारे यहाँ पर लॉस थे, कैसी फिलॉसफीज थी, क्या हमारे यहाँ पर टेक्स्ट बुक थी। अगर वो हमें पढ़ाया जा रहा है, हमारी ही देश की चीजें हमें सिखाई जा रही है, उसी को ही ओरिएंटलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ओरिएंटलिज्म का आइडिया लेके आया कौन। सबसे पहले क्या होता है,
1783 में एक आदमी है जिसका नाम है विलियम जोन्स, जो कि एक लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट का मतलब समझो एक ऐसा आदमी जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, जिसने बहुत सारी लैंग्वेज सीख रखी है, पढ़ रखी है, ऐसे इंसान को लिंग्विस्ट बोला जाता है। तो 1783 में विलियम जोन्स नाम का आदमी है जो कि एक लिंग्विस्ट है, इसको अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट का मतलब होता है सिलेक्ट किया, हमने अपॉइंट करके लेके आ रहे हैं एज जूनियर जज। जूनियर जज की पोस्ट पे हम इसको लेके आते हैं एट सुप्रीम कोर्ट। कहां पर? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। और इसको किसने सिलेक्ट किया था? इसको सिलेक्ट किया था कंपनी ने। किसने सिलेक्ट किया था? कंपनी में। तो 1783 में विलियम जोन्स जो कि एक लिंग्विस्ट थे, इनको अपॉइंट किया गया एज अ जूनियर जज एट सुप्रीम कोर्ट। और जो किसने सेटअप किया था सुप्रीम कोर्ट? कंपनी ने सेटअप किया था। और ये कहां पर था? कोलकाता में। कहां पर था ये? कोलकाता में। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, बहुत सारी लैंग्वेज। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ते थे तो इनको ग्रीक भाषा आती थी, ग्रीक आती थी, ग्रीक लैंग्वेज सीखी हुई थी इन्होंने। साथ में ग्रीक लैटिन लैंग्वेज इनको आती थी। इनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, फ्रेंच लैंग्वेज आती है। इन्होंने अपने दोस्तों से अरेबिक भाषा भी सीखी थी, अरेबिक और पर्शियन भाषा भी इन्होंने अपने फ्रेंड से सीखी थी। मतलब ये सारी लैंग्वेज का इनको ज्ञान था, इसलिए इनको लिंग्विस्ट बोला गया। ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक और पर्शियन। साथ ही साथ जब ये इंडिया आए तो इन्होंने अपना ज्यादातर समय जो हमारे लोकल पंडित थे, जो हमारे लोकल पंडित थे उनके साथ गुजारना शुरू किया। और उनसे कौन सी लैंग्वेज सीखी? इन्होंने इनसे सीखी संस्कृत। इन्होंने उनसे संस्कृत भाषा सीखने की कोशिश करी। अब संस्कृत भाषा क्यों सीखी? क्योंकि उस समय जितना भी हमारा इंडिया का लिटरेचर था, जितनी भी बुकें थी, वो सारी किस भाषा में लिखी हुई थी? या तो वो संस्कृत के अंदर थी या तो वो पर्शियन भाषा के अंदर थी। अब अगर मेरे को इंडिया का टेक्स्ट बुक पढ़ना है, इंडियन का कल्चर पढ़ना है, तो मुझे जरूरत होगी, मुझे रिक्वायरमेंट होगी कि मैं वहां की लोकल लैंग्वेज सीखूं। अब इनको था, क्रेज था, ये पढ़ना चाहते थे कि इंडियन, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अगर बनाना है तो पहले उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने पंडितों से क्या सीखी? संस्कृत। अब जब एक बार इन्होंने संस्कृत सीख ली तो इन्होंने इंडिया की जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, चाहे वो लॉ पे हैं, फिलॉसफी पे हैं, रिलीजन के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, मोरालिटी के ऊपर है, या अर्थमेटिक के ऊपर है, मेडिसिन के ऊपर है, या साइंस के ऊपर है, ये सारी बुकों को पढ़ना शुरू किया और उनकी जितनी भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करना शुरू किया। संस्कृत भाषा सीख ली। अब संस्कृत भाषा सीखने की वजह से इन्होंने इंडिया का जितना भी टेक्स्ट बुक थी, चाहे वो लॉ पे थी, चाहे वो फिलॉसफी पे थी, रिलीजन पे थी, पॉलिटिक्स पे थी, मोरालिटी पे थी, अर्थमेटिक पे थी, मेडिसिन पे थी, साइंस पे थी, सबको इन्होंने क्या करा? सीख लिया, ताकि पता तो लगे आखिर देश में क्या क्या है। तो इन्होंने सीखा। अब सीखने के बाद क्या किया? सीखने के बाद क्या किया? इन्होंने अपने दो फ्रेंड, इनके जो दोस्त थे, दो इंग्लिशमैन थे, जिनका नाम है हेनरी थॉमसन क्लॉकबुक, एक ये है, और एक है नेथल हेलैंड। इनको भी इन्होंने बोला कि आप भी जो इंडिया की लैंग्वेज है संस्कृत, इसको सीखिए और एक काम करिए, इस सारी बुकों का जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, इसको एक्वायर करिए और इस लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है इसको कोशिश करिए कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? जो जितनी भी इंडिया की हेरिटेज बुकें थी, जितनी भी बुकें थी, उन सबको पढ़ा और उन सारी बुकों को क्या किया? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया। तो दो इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था हेनरी और नेथल, जिनको उन्होंने क्या किया? इंडियन की हेरिटेज की सारी बुकों को पढ़ा, इंडियन लैंग्वेज को सीखा पहले, और फिर इन सारी बुकों को जो कि संस्कृत और पर्शियन में लिखी हुई थी उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। इतना काम इन्होंने कर दिया। अब ये चाहते थे, ये इनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि इंडिया के अंदर नॉलेज बहुत सारी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड में हो, रिलीजन की फील्ड में हो, हर चीज है। तो वो चाहते थे कि आपको, जो इंडिया के कॉमन लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अवेयर नहीं है कि इंडिया के पास कितना कल्चर डाइवर्सिटी है, कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है, वो सब आपको सिखाना चाहते थे। और यही आइडिया लाए थे ओरिएंटलिज्म का कि हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको उनके कल्चर के बारे में पढ़ाएंगे,
स्कूल सेटअप करेंगे, यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे, ताकि आप लोग सीख सकें, आप लोग जान सके कि आपके देश इंडिया के अंदर, इनकी सोच अच्छी थी कि इंडिया का क्या क्या कल्चर है वो आपको पढ़ाना चाहते थे, वो ओरिएंटलिज्म का जो भी नैरेटिव है वो आपको सिखाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया 1781 में इन्होंने मदरसे बनाए। इन्होंने क्या बनाया? मदरसे बनाया। कहां पर? कोलकाता में मदरसे बनाया, जिसका मेन मोटिव था कि वहां पर कौन कौन सी भाषा सिखाएंगे आपको? अरेबिक और पर्शियन भाषा सिखाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो इस्लामिक लॉज है, इस्लाम के लॉ है, वो आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये इनका पहला जो वर्क था, जो इन्होंने क्या किया, विलियम जोन्स ने और उनके अपने दोस्तों के साथ मिलकर मदरसे को सेटअप किया। कहां पर? कोलकाता के अंदर। कब किया? 1781 में, ताकि जो लोग हैं वो अरेबिक भाषा सीख सकें, पर्शियन भाषा सीख सकें, और साथ ही साथ जो इस्लामिक लॉ है उनको भी सीख सकें। साथ ही साथ इन्होंने 1791 के अंदर एक हिंदू कॉलेज बनाया। और कहां बनाया? बनारस के अंदर। कहां पर बनाया? बनारस के अंदर। जहां पर क्या सिखाया जा रहा था? जहां पर जो संस्कृत टेक्स्ट बुक है उनको आपको पढ़ाना सिखाना शुरू किया। जितनी भी संस्कृत लैंग्वेज है उसमें आपको एक्सपर्ट बनाना शुरू किया, ताकि आप देश का कल्चर, देश की बुकों को पढ़ सके। तो ये दो मेन काम इन्होंने किए। सबसे पहला मदरसे बनाए कोलकाता के अंदर 1781 के अंदर, और 1791 के अंदर हिंदू कॉलेजेस को स्टैब्लिश किया। कहां पर? बनारस में, जिनका मेन मोटिव था आपको संस्कृत टेक्स्ट बुक को पढ़ाना। जो संस्कृत टेक्स्ट बुक है, ताकि आप संस्कृत लैंग्वेज सीखें, और जो संस्कृत टेक्स्ट बुक्स हैं वो आप पढ़ सके, चाहे वो लॉ की हो, रिलीजन की हो, मेडिसिन की हो, अर्थमेटिक की हो, जिस मर्जी की चीज हो, पर आप सीखें। यही था आइडिया ऑफ ओरिएंटलिज्म। पर ये आइडिया विलियम जोन्स का था, तो बाकी जो इंग्लिशमैन थे उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उनकी ये सोच नहीं थी, ये तो सिर्फ विलियम जोन्स की सोच थी कि हमें जो इंडिया का कल्चर है वो लोगों को सिखाना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको पता नहीं है कि उनका हेरिटेज क्या है, जिनको पता नहीं है कि उनका कितना डाइवर्स कल्चर है, उनको सिखाया जाए। पर कुछ इंग्लिशमैन ऐसे थे जो विलियम जोन्स की सोच के साथ नहीं गए। उनका बल्कि मानना था, ये देखो, टॉपिक ना दो तरीके से आ सकता है। अगर हम बोले डीमेरिट्स बोल दे, या द ब्रिटिशर्स हु वर अगेंस्ट ओरिएंटलिज्म, तब भी यही आपको लिखना है। या अगर सीधा आ जाए ग्रेव एरर ऑफ ईस्ट, या ग्रेव एरर ऑफ मिस्टेक्स इन ओरिएंटलिज्म, तब भी यही लिख सकते हैं। ग्रेव एरर का मतलब क्या है? बाकी जो ब्रिटिशर्स थे वो कंसीडर करते थे कि जो इंडियन टेक्स्ट बुक है, जो इंडियन टेक्स्ट बुक से मिलने वाली नॉलेज है, इससे इंडिया को कोई भी फायदा नहीं होगा, इंडियंस को कोई भी फायदा नहीं होगा। वो अनसिविलाइज थे, इसको पढ़ के और ज्यादा अनसिविलाइज हो जाएंगे। वो मान रहे थे कि हम लोग पैसा क्यों लगाएं, आप लोगों को पैसा लगा के हम लोग मदरसे के अंदर, या हिंदू कॉलेज जो बनारस में लगा था उसमें ब्रिटिशर्स का पैसा लगेगा, और ब्रिटिशर्स का पैसा लगा के हम आपको आपकी ही देश की बातें बताएंगे, इससे ब्रिटिशर्स को फायदा क्या होगा। इसीलिए इस आइडिया को ड्रॉप करने के लिए उन्होंने कुछ बातें कही जो हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला कि द नॉलेज ऑफ ईस्ट, यहां पर ईस्ट का मतलब है इंडिया, ईस्ट मतलब हमारे बारे में बात कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर एंड अनसाइंटिफिक थॉट। बोल रहे हैं कि जो इंडिया की नॉलेज है वो भरी पड़ी है मिस्टेक से, इसमें बहुत गलतियां हैं, और कुछ बातें ऐसी करी हैं जिनका साइंटिफिक रीजन नहीं है। दूसरा, द ब्रिटिश एफर्ट शुड नॉट बी टू टीच व्हाट नेटिव वांटेड। वो ये नहीं चाहते थे, वो कहते थे ब्रिटिशर्स का काम नहीं है उनको वो पढ़ाना जो वहां की लोकल लैंग्वेज, जो लोकल पीपल है, जो वो चाहते हैं, हम वो नहीं करेंगे। नेटिव का बेसिकली मतलब है इंडिया के लोग। ब्रिटिशर्स एफर्ट शुड नॉट बी टू टीच व्हाट नेटिव वांट। हम वो नहीं कर सकते जो इंडिया के लोग मांग रहे हैं, हम वो उनको दे नहीं सकते। और व्हाट दे रिस्पेक्टेड, जिसकी वो पूजा करते हैं, अपने धर्म की जो बात करते हैं, हम वही उनको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जगह हमें अपना कल्चर पढ़ाना चाहिए। क्योंकि विलियम मानता था
कि अगर हम आपको आपका कल्चर पढ़ाएंगे तो आप हमारे पे भरोसा करोगे, हम आपके दिल जीत सकेंगे, आपके बीच में, इंडिया के बीच में और जो कंपनी के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट बनेगा। तो वो चाह रहे थे ऐसा हमें ट्रस्ट बिल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनको वही सिखा रहे हैं जो वो चाहते हैं, हम उन्हीं के ही हेरिटेज के बारे में पढ़ा रहे हैं जिससे उनको कोई फायदा नहीं है, इसमें हमारा एफर्ट लगेगा। इंडिया शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ वेस्ट। इसकी जगह इंडिया को हमें जो वेस्ट की एजुकेशन सिस्टम है जहां पर साइंटिफिक बातों के बारे में बताया गया है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, उनको पढ़ाना चाहिए, उनसे इनको कुछ फायदा होगा। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड सिविलाइज द पीपल एंड चेंज देयर टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चर। और मानते थे कि अगर इंडिया के लोगों को, अगर जो भी इंडिया के लोग हैं इनको अगर हम पढ़ाएं, इनको वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो ये जो अनसिविलाइज लोग हैं ये सिविलाइज्ड हो जाएंगे। अगर ये इंग्लिश सीख गए तो ये हमारी सारी बुकें पढ़ेंगे और हमारी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, और जब हमारे कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो ये अपने कल्चर को भूल जाएंगे। और अगर हम किसी और के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कितने पावरफुल थे, तो एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी उनके खिलाफ। ब्रिटिशर्स को हम अपने से सुपीरियर मानेंगे, हम मानेंगे कि ब्रिटिशर जो है ये कितने पावरफुल है क्योंकि इनकी हिस्ट्री कितनी अच्छी है, इनकी लिटरेचर कितनी अच्छी है, और सिविलाइज्ड हो जाएंगे। और साथ ही साथ सिविलाइज होने के बाद आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, और एक आप अनसिविलाइज पर्सन से सिविलाइज पर्सन हो जाएंगे। देन इसी में जो मेन थे, जैसे अच्छे इंसानों में बात करें तो विलियम जोन्स थे, और इसमें कि ओरिएंटलिज्म को हटाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था थॉमसन इनका नाम था थॉमसन बोलो या थॉमस बैंक्टन मैक्यूले। जैसे विलियम जोन्स चाहता था कि ओरिएंटलिज्म हो, ऐसी थॉमस बैंक्टन मैक्यूले चाहता था कि यहां पर ओरिएंटलिज्म को बंद कर दिया जाए। सबसे पहले जो थॉमस थे ये इंडिया को एक अनसिविलाइज कंट्री मानते थे। अनसिविलाइज का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको बैठने का सेंस नहीं है, बोलने का सेंस नहीं है, पढ़ने का सेंस नहीं है, एक तरीके से एक लैंग्वेज में समझे तो इनको गवार ही बोल दिया गया है। वो चाहते थे कि इंडिया एक अनसिविलाइज कंट्री है और इंडिया को सिविलाइज्ड करना जरूरी है, इंडिया को पढ़ा लिखा बनाना जरूरी है। A single shelf of the good European library was worth the whole native literature of India and Arab। ये इनकी एक बात है, इन्होंने कहा था कि अगर आप हमारी लाइब्रेरी में आते हैं और सिर्फ एक रो की बुकों को लेके आते हैं, यूरोप की लिटरेचर की एक बुक लेके आते हैं, वो इंडिया के पूरे लिटरेचर पे भारी पड़ेगी, वो इंडिया के पूरे लिटरेचर पे भारी पड़ेगी। वो इतनी अच्छी है कि इनकी सिर्फ 10 बुकें और इंडिया का पूरा सारा लिटरेचर, उनमें से इनकी 10 बुकें क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर एंड द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। ये मानते थे कि अगर इंडिया के लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना सीखेंगे तो जो वेस्टर्न टेक्स्ट बुक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको वो पढ़ेंगे और उनको पता लगेगा कि दुनिया में कितना एडवांसमेंट हो गया है, दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के टर्म में, साइंटिफिक बातों में कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। और जहां हम अपनी धर्म की बातें पढ़ रहे हैं वहां से कुछ साइंटिफिक नॉलेज हमें नहीं मिलेगी। तो हमें रेदर देन अपना कल्चर पढ़ने की जगह हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, वेस्टर्न लिटरेचर क्या है, उससे हमें पता लगेगा कि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो कितनी ज्यादा डेवलप हो गई है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चर। वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले करी कि इंग्लिश जानने से आप लोग सिविलाइज हो जाएंगे, आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, आपकी वैल्यूज और आपके कल्चर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये पूरी बात किसकी है, ये थॉमस बैंक्टन मैक्यूले की है, जो ग्रेव ऑफ एरर्स में आप लिख सकते हो। थॉमस मैक्यूले पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया was summarized as Macaulay Mint।
ये पूरा इसने जो बताया, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैकुले मिनट के नाम से जानते हैं, मैकुले मिनट के नाम से जानते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835। अब इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने क्या किया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया हर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कि जहां पर भी एजुकेशन सिस्टम होगा वहां पर आपको ध्यान देना है, वहां पर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन अगर आपको कहीं भी पढ़ाई करानी है तो वहां पर सिर्फ एक ही मीडियम चलेगा, वो क्या चलेगा? इंग्लिश। टू स्टॉप प्रमोटिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक इन कोलकाता, मदरसे एंड बनारस। जितने भी ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम्स बने थे उन सबको बंद कर दिया जाए। जो कोलकाता में आपने मदरसे खोला था और जो हिंदू कॉलेज खोला था बनारस में, उनको बंद कर दे, या वहां पर जो ओरिएंटल एजुकेशन है उसको बंद कर दिया जाए, रेदर देन वहां पर क्या प्रमोट करिए? इंग्लिश एजुकेशन। These institutions were seen as temple of darkness that were falling themselves into decay। माना जाता था ये जो ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम्स हैं ये आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। आपका जो भी फ्यूचर है, जो भी आपका कंडीशन है, उसको क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपको कोई नॉलेज नहीं होगी। एक तरीके से सही बातें हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे तो खराब, वो एक रिलीजन चीज अलग है, पर साथ में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमको साइंस के बारे में पता लगता है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बात इनकी सही थी। तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को लगा दिया गया स्कूलों के अंदर, कंपलसरी कर दिया कि जितनी भी बुक्स होंगी, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, वो किस में पढ़ाए जाएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिखाए जाएंगे। देन ऐसी दो मेन टॉपिक हैं। अगला टॉपिक है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अगला टॉपिक है एजुकेशन फॉर कॉमर्स।